नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो अभी हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चतुर्श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 का जो आयोजन हुआ है, जो कि 3 दिन 6 पारियों में चला था। तो इस परीक्षा की कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने मार्क्स पर आपके सिलेक्शन होने की संभावना है, कितने प्रश्न सही करने पर इस परीक्षा में आप रेस में बने हुए हैं, तो इसका एक अनुमान इस वीडियो में लेकर आए हैं। कोशिश की गई है कि अनुमान जो विद्यार्थियों से मिला फीडबैक है उसके अनुसार ही ये बनाया गया है, लेकिन फिर भी जब तक फाइनल रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में इसमें अभ्यर्थियों ने परीक्षा को दिया है और जो पेपर का स्तर है वो भी इतना आसान नहीं रहा है। तो फाइनल तो तभी पता चलेगा जब इसका फाइनल रिज़ल्ट आएगा, लेकिन एक अनुमान के तौर पर यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की हुई है कि अभी आप रेस में बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं। तो ये तो अनुमान लगाया जा सकता है कि हम अभी इस भर्ती परीक्षा की रेस में हैं भी या नहीं भी हैं। तो चलिए क्रमवार तरीके से जानते हैं कि कितने पद हैं और कब तक रिज़ल्ट आएगा, तो हर पॉइंट को इसमें बारी बारी से समझते हैं। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा है, इसके अंदर कुल जो पद हैं वो 52,453 पद हैं। तो पदों की संख्या बहुत बड़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इसके अंदर 2 क्षेत्र होते हैं जिसके अंदर पर इनको वैकेंसीज़ को बांट दिया जाता है। तो जो गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 46,931 पोस्ट ही हैं, और जो अनुसूचित क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5,522 पोस्ट हैं। तो इन दोनों को मिलाकर ये जो बड़ा नंबर आता है वैकेंसीज़ का वो ये आता है, जो कि 52,453 पोस्ट हैं। तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा तो होती हैं, लेकिन वो रिजर्वेशन और कई उसमें जो पद हैं वो बटे हुए होते हैं। तो उसके अनुसार ही यहाँ पर कट ऑफ को जानने की कोशिश की गई है। तो अगर हम बात करें टोटल पोस्ट की, तो 52,453 यहाँ पर टोटल पद हैं, टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों को मिलाकर, जिसके लिए जो टोटल फॉर्म फिल किए गए थे वो 24,74,000 यहाँ पर फॉर्म फिल किए गए हैं। और जो उपस्थिति रही है, जो विद्यार्थियों की इस परीक्षा में उपस्थिति रही है, उसके अनुसार यहाँ पर 21.17 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में उपस्थित रहे हैं। तो अगर पदों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो एक पद के लिए 39 विद्यार्थियों के बीच में मुकाबला है। तो वैसे देखा जाए तो कंपटीशन थोड़ा सा इजी है, क्योंकि अमूमन बहुत ऐसी वैकेंसीज़ होती हैं जहां पर एक पद के लिए 100 विद्यार्थियों के बीच में कंपटीशन होता है। तो यहां पर एक पद के लिए केवल 39 अभ्यर्थियों में मुकाबला है। तो इसलिए कट ऑफ थोड़ी कम रह सकती है, पद भी ज़्यादा हैं और जो कंपटीशन है वो देखा जाए एक पद के लिए तो 39 में ही है। तो इस हिसाब से जो कट ऑफ है उसकी कम रहने की संभावना पूरी है। तो उसके अनुसार यहाँ पर जो पदों का जो वर्गीकरण किया हुआ है उसको आप अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं। एक बार आप दोबारा इनको देख लें कि आपके लिए कितने पद हैं। तो आपकी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं आपको वही पद काउंट करने हैं। टोटल जो 52,000 पद हैं वो सभी मिलाकर हैं। तो आप अपने पदों की संख्या के हिसाब से देख लें। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में ये दे रखा है, इन सारे पदों को आप अपनी कैटेगरी के अनुसार यहाँ से देख सकते हैं। उसी तरीके से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत दिव्यांगजनों के जो पद हैं वो ये हैं, भूतपूर्व सैनिकों के जो पद हैं वो ये हैं, और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पद ये हैं। और अनुसूचित क्षेत्र के जो 5,522 पद हैं उनका वर्गीकरण इस तरीके से किया हुआ है। तो आप अपनी जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके अनुसार आप अपने पदों की संख्या देख सकते हैं। उसके बाद जो पेपर का जो पैटर्न था उसके अनुसार इसमें 120 प्रश्न पूछे गए थे और उनका वर्गीकरण कुछ इस तरीके से किया गया था। सामान्य हिंदी जनरली इस भाग में विद्यार्थियों को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, सामान्य हिंदी आसान रही। अंग्रेजी में थोड़ा सा परेशान किया, ये थोड़ा सा परेशानी रहती है क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के होते हैं, तो इंग्लिश उनके लिए थोड़ी समस्या बनी रहती है। उसके अलावा सामान्य ज्ञान के अंदर हो गया तो राजस्थान का भूगोल हो गया, इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति के प्रश्न भी विद्यार्थियों से आसानी से हल हो गए। भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य का जो प्रशासनिक ढांचा है इसके प्रश्नों ने थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन में डाला, पर फिर भी विद्यार्थियों ने इस भाग को भी
अटेम्प्ट कर लिया, यहाँ पर ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। जो नॉन साइंस विद्यार्थी थे उनको सामान्य विज्ञान में परेशानी हुई है, जो नॉन साइंस स्टूडेंट थे। और उसके अलावा जो समसामयिक घटनाएं थी भारत की या फिर राजस्थान की, उसमें भी कुछ प्रश्नों ने काफ़ी दुविधा में परीक्षार्थियों को डाला। उसके अलावा बेसिक कंप्यूटर भी ऐसा है, सीधा सीधा नहीं पूछा था, काफ़ी प्रश्न ऐसे घुमा फिरा के पूछे थे। तो बेसिक कंप्यूटर में भी थोड़ी बहुत समस्या देखने के लिए मिली है। और सामान्य गणित में ज़्यादातर को समस्या रही है, क्योंकि सामान्य गणित में प्रश्नों का जो हल करने पर जो उत्तर आना चाहिए था वो उत्तर नहीं आ रहा था, समय लग रहा था। तो समय बहुत ज़ाया हो रहा था गणित को सॉल्व करने में, और इतनी आसान गणित भी नहीं पूछी गई थी। और देखा जाए तो गणित का जो प्रश्नों की संख्या है वो भी काफ़ी अच्छी खासी प्रश्नों की यहाँ पर संख्या थी। तो इस तरीके से कुल मिला के 120 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। और अगर देखा जाए तो पेपर होता क्या है कि हर विद्यार्थी पेपर जिस भी कैटेगरी का होता है उसके अनुसार तैयारी करता है। मान लो RAS लेवल का पेपर है तो वो उस हाई लेवल तक की तैयारी करके जाएगा और पेपर को अटेम्प्ट करेगा। तो यहाँ पर विद्यार्थी यही सोच के गए थे कि 10वीं लेवल का जो पेपर है वही है तो आसानी से अटेम्प्ट हो जाएगा। तो उन्होंने एक नॉर्मल लेवल की तैयारी और नॉर्मल लेवल का समझकर इस भर्ती परीक्षा की ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने तैयारी करी थी। उन्होंने नहीं सोचा था कि इतना हाई लेवल का हो जाएगा। तो जैसा कि पटवारी का पेपर आता है उसके लेवल से मिलता जुलता ही पेपर यहाँ पर दे दिया है। और जो परीक्षार्थी है उन्होंने ऐसी उम्मीद नहीं करी थी कि इतना भी मुश्किल पेपर आ जाएगा। तो उन्होंने 10वीं के हिसाब से जो तैयारी करी थी, बेसिक पढ़े थे, उस हिसाब से वो परीक्षा देने के लिए चले गए थे। और इसी कारण से जो परीक्षा है वहाँ पर जो प्रश्न पत्र जब उनके सामने आया तो उन्हें काफ़ी वहाँ पर परेशानी देखने मिली कि जैसा उन्हें लगा कि पटवारी का ही एग्ज़ाम दे रहे हैं या वीडियो का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस तरह की उनको फीलिंग आ रही थी। तो हम कह सकते हैं कि पेपर यहाँ पर ईजी तो लग रहा था, बट ये ईजी से मॉडरेट और मॉडरेट से हार्ड लेवल तक भी कई शिफ्टों में रीच कर गया। तो कई शिफ्टों में ये कुछ हार्ड थोड़ा सा ज़्यादा ही लगा विद्यार्थियों को। तो हम कह सकते हैं कि पेपर आसान तो बिल्कुल नहीं था। तो अगर हम ये बोलें कि बिल्कुल आसान पेपर था तो वो नहीं था। अगर सभी परीक्षार्थियों की बात करी, हो सकता है कुछ विद्यार्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए आसान हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द के लिए ये पेपर आसान नहीं था। तो जितना आसान सोच कर गए थे कि ग्रुप डी का पेपर है, 10th लेवल का पेपर है, आसान सा आ जाएगा, लेकिन उतना आसान ये पेपर आया नहीं था। और ऊपर से देखा जाए तो इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है नेगेटिव मार्किंग होती है। तो पूरी की पूरी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो आपकी 2-4 गलतियां भी आपको कंपटीशन से एकदम पीछे धकेल देंगी। तो नेगेटिव का भी बहुत फ़र्क यहाँ पर मिलेगा कट ऑफ में देखने के लिए। तो ये सब कारण हैं जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी कम रह सकती है, इसकी ज़्यादा नहीं जाएगी। तो उसके अलावा जो अटेंडेंस का जो रिकॉर्ड है उसको भी देख लेते हैं। तो अटेंडेंस का जो शिफ्ट है तो लगभग जो परसेंटेज प्रेजेंट रहे, तो उसके अंदर सबसे कम जो विद्यार्थी प्रेजेंट रहे वो फर्स्ट शिफ्ट में प्रेजेंट रहे। सबसे कम स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है वो सबसे यहाँ पर कम देखने के लिए मिली। और अगर सबसे ज़्यादा की बात करें तो जो 5वीं पारी थी इसके अंदर सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों की अटेंडेंस देखने के लिए मिली है। और छठी पारी भी इसके बराबर है, लेकिन छठी पारी के अंदर जो रजिस्टर्ड विद्यार्थी थे वो कम थे, बाकी पारियों के मुकाबले थोड़े बहुत कम थे। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कम अटेंडेंस थी वो प्रथम पारी में थी, और सबसे ज़्यादा अटेंडेंस थी वो 5th पारी के अंदर थी। तो अटेंडेंस से नॉर्मलाइजेशन पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन इस पे फ़र्क पड़ेगा कि इस पारी में जो विद्यार्थी बैठे हैं उनको पेपर कैसा लगा, पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल पर, और उन्होंने कैसे उस तरीके से अटेम्प्ट किया। तो ये सब कुछ पेपर के डिफ़िकल्ट लेवल पर निर्भर करता है तो नॉर्मलाइजेशन का जो है। तो लेकिन सभी पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद ये मिला है कि पेपर का नॉर्मलाइजेशन पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल पर ही डिपेंड करता है, और स्टूडेंट का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस उस पर्टिकुलर शिफ्ट के अंदर कैसा रहता है उस पेपर के लिए, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। तो उपस्थिति तो बहुत अच्छी थी। अगर एवरेज निकाल कर देखा जाए सभी शिफ्टों की तो उपस्थिति 85% से ऊपर थी। इसी वजह से अगर अब देखा जाए तो एक पोस्ट के लिए 39 विद्यार्थियों के बीच में कंपटीशन है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन होती भी है जिसमें पेपर में टफ लगा, तो नॉर्मलाइजेशन से किसी भी शिफ्ट के अंदर 2 से 4 नंबर तक का फ़र्क पड़ेगा। इस बार ज़्यादा फ़र्क देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि जो टोटल स्टूडेंट हैं वो इक्वल करके डिवाइड किए गए थे। और पेपर का जो लेवल है वो लगभग वैसे सिमिलर रखने के लिए ही था, लेकिन कुछ जगह पर हल्का फुल्का डिफ़िकल्टी लेवल डाल दिया। तो उसकी वजह से अगर नॉर्मलाइजेशन का फ़र्क पड़ेगा तो 2-4 नंबरों का फ़र्क किसी शिफ्ट्स में पड़ जाएगा। किसी में 2-4 नंबर ज़्यादा बढ़ जाएंगे, किसी में 2-4 नंबर कम हो जाएंगे।
और पेपर में गलत प्रश्नों की संख्या की बात करी जाए तो वो काफ़ी कम हैं, ना के बराबर ही हैं। और अगर शिफ्ट वाइज देखा जाए पेपर को तो 19 शिफ्ट में जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो लेवल इजी टू मॉडरेट था। सेकंड शिफ्ट थोड़ी सी हार्ड थी इसके कंपैरिजन में, फर्स्ट शिफ्ट के कंपैरिजन में। 20 शिफ्ट का जो फर्स्ट शिफ्ट था वो इजी टू मॉडरेट था और सेकंड शिफ्ट का हार्ड था। और ये जो सेकंड शिफ्ट है 20 शिफ्ट, ये सभी शिफ्टों में 6 शिफ्टों में सबसे ज़्यादा हार्ड विद्यार्थियों को लगा। उसके बाद 21 सितंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट था वो इजी टू मॉडरेट था और जो सेकंड शिफ्ट थी वो थोड़ा सा हार्ड था फर्स्ट शिफ्ट के कंपैरिजन में। तो ओवरऑल जहाँ पर ज़्यादातर विद्यार्थियों को जहाँ पर हार्ड लगा है तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का ज़रूर फ़र्क पड़ेगा और नॉर्मलाइजेशन का फ़र्क पड़ते पड़ते ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 6 मार्क्स तक का यहाँ पर इफेक्ट मिल सकता है। तो जहाँ पर हार्ड था उनको 6 मार्क्स तक का बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं 1 बाय 1 सभी कैटेगरीज़ की कट ऑफ की क्या कट ऑफ जा सकती है। तो ये मैंने अधिकतम ली है, इससे कम भी जा सकती है और पर ये मतलब मैंने ठीक ठाक एक मिड लेवल में कट ऑफ यहाँ पर ली है। तो अगर ये है कि जो कट ऑफ बताइए अगर इतने आपके स्कोर हो रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ़ मानकर चल सकते हैं और हो सकता है कि इससे थोड़ी बहुत और कम चली जाए। इसमें जितना भी मैंने मार्क्स दे रखा है उसके अंदर आप या क्वेश्चन दे रखे हैं तो उसके अंदर आप प्लस माइनस यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन कर लें, 3-4 क्वेश्चन प्लस माइनस कर लें तो उतनी कम भी जा सकती है। और ये मैक्सिमम तक मैंने बताई है कि अगर मैक्सिमम तक गई तो इतनी जाएगी, तो सेफ़ स्कोर उसके अकॉर्डिंग बताया गया कि अगर मैक्सिमम गई तो इतनी ही तक ही जाएगी। तो सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं और वो फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ मेरे द्वारा अनुमानित है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो अगर हम पदों की संख्या की बात करें जनरल कैटेगरी में तो लगभग 12,000 के आसपास जनरल कैटेगरी के टोटल पद हैं। तो जिसने भी 86 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर सही किए रहे हैं और 145 से ऊपर मार्क्स बन रखे हैं तो वो सेफ़ रह सकते हैं। उसी अकॉर्डिंग महिला जो सामान्य जनरल कैटेगरी में हैं उनके यहाँ पर 3,752 पद हैं। 82 प्लस अगर उनका है क्वेश्चन और 138 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो ये कंपटीशन में है। महिला विधवा कैटेगरी में है तो उनके जो पद संख्या है वो 1137 है। 65 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर सही हैं और 105 प्लस से ज़्यादा नंबर बन रहे हैं तो ये सेफ़ हैं, सेफ़ स्कोर में हैं। उसके अलावा महिला परित्यक्ता के अंदर जो टोटल पोस्ट हैं वो 273 हैं। 70 प्लस क्वेश्चन अगर सही हैं, 115 प्लस यहाँ पर अगर मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने आप को कंपटीशन में मानकर चल सकते हैं। और इसके अंदर भी मैंने बता दिया कि ये नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर आप प्लस माइनस 3-4 क्वेश्चन और कर सकते हैं और करना चाहें तो, लेकिन इससे आगे निकलने की संभावना काफ़ी कम है। ऐसे ही EWS कैटेगरी, सभी कैटेगरियों में जो मैंने बताया है उसमें आप प्लस माइनस 3-4 क्वेश्चन कम करके चल सकते हैं। उसके अलावा कैटेगरी जो EWS है, EWS कैटेगरी के जो सामान्य श्रेणी के जो पद हैं वो लगभग 3,000-3,500 के करीब हैं और इसके अंदर 80 प्लस क्वेश्चन सही हैं, 135 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप रेस में हैं। उसी तरीके से महिला सामान्य के अंदर 1086 77 प्लस क्वेश्चंस या 128 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो सही है। महिला विधवा में 320 और 60 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो आप रेस में है, कंपटीशन में है। 100 प्लस मार्क्स हो रहे हैं तो महिला परित्यक्ता के केस में 48 यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं। 65 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर आपके सही हैं, 110 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप रेस में हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें SC कैटेगरी के अंदर तो यहाँ पर जो कुल पदों की जो संख्या है सामान्य के अंदर, SC सामान्य के अंदर, तो यहाँ पर लगभग 5,000 के आसपास पद हैं। अगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 76 प्लस सही हैं और 128 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप कंपटीशन में हैं। महिला सामान्य के अंदर जो पोस्ट हैं वो 1522 हैं, 72 प्लस हैं। क्वेश्चंस आपने सही कर लिए, 122 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कंपटीशन में हैं। उसी तरीके से महिला विधवा 417 पोस्ट हैं, 45 प्लस यहाँ पर क्वेश्चन किए हैं, 75 प्लस यहाँ पर आपके मार्क्स बन रहे हैं। और महिला परित्यक्ता के केस में 90 यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं, 55 प्लस क्वेश्चन सही करें और 90 प्लस आपके कट ऑफ यहाँ पर मार्क्स जा सकते हैं। अगर आप इस रेंज को अचीव कर रहे हैं तो आप बिल्कुल अभी कंपटीशन में बने हुए हैं। और अगर हम इन्हीं कैटेगरीज़ के अंदर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट की बात करें तो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के जनरल कैटेगरी में लगभग यहाँ पर 2,500 पद हैं। 50 प्लस यहाँ पर क्वेश्चंस कर लिए या 85 प्लस मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मानकर चल सकते हैं। इसी तरीके से कैटेगरी EWS एक्स सर्विसमैन है, 642 यहाँ पर पद हैं। 40 प्लस अगर आपने यहाँ पर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, 65 प्लस से ज़्यादा आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप कॉम्पिटिशन में हैं। ऐसे ही कैटेगरी SC में एक्स सर्विसमैन है, 926 यहाँ पर आपके पद हैं। 35 प्लस आपने जस्ट मिनिमम जो कट ऑफ क्राइटेरिया है उसको क्लियर कर लेंगे और 58 प्लस के आसपास आपके मार्क्स आ जाएंगे तो आप यहाँ पर कंपटीशन में बने हुए हैं।
अब बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी के अंदर फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो मैंने आपको बता दिया है कि इन क्वेश्चन में आप जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में बताएं इसमें प्लस माइनस 3-4 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो कुल पदों की जो संख्या है एसटी कैटेगरी के केस में वो लगभग 4000 के आसपास है। अगर 70 प्लस क्वेश्चन है, 120 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ़ हैं। महिला सामान्य के केस में लगभग 1200 पद हैं, 65 प्लस यहाँ पर आपके क्वेश्चन सही हैं, 108 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप कॉम्पिटिशन में हैं। महिला विधवा के केस में 351 यहाँ पर पोस्ट हैं, 35 प्लस नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, 55 प्लस से ऊपर मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप कंपटीशन में हैं। महिला परित्यक्ता के केस में 69 पोस्ट हैं, 40 प्लस यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं, 65 प्लस अगर आपके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को कंपटीशन में मानकर चल सकते हैं। कैटेगरी 12 जिले के शहरिया जाति के जो लोग हैं उनकी जो पोस्ट हैं जनरल कैटेगरी के केस में वो 184 है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अगर आपने 55 प्लस किए हैं और कट ऑफ 92 प्लस यहाँ पर मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ़ मानकर चल सकते हैं। ऐसे ही महिला जो अभ्यर्थी हैं उनके 53 पोस्ट हैं, 50 प्लस क्वेश्चंस आपने सही करे हैं, 82 प्लस यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स आप मान के चल सकते हैं। महिला विधवा यहाँ पर 10 पोस्ट हैं, इनकी 35 प्लस आपके मार्क्स हैं, 35 प्लस क्वेश्चन सही हैं, 55 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने आप को रेस में मान के चल सकते हैं। महिला परित्यक्ता के केस में सिर्फ एक ही सीट है और यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अगर आपने 35 प्लस किए हैं और कट ऑफ 58 प्लस से ज़्यादा आपने मार्क्स यहाँ पर स्कोर कर लिए हैं तो आप अपने आप को रेस में मान के चल सकते हैं। वहीं कैटेगरी एसटी है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, उनके 726 पोस्ट हैं तो इसके अंदर जिसके भी 36 प्लस क्वेश्चन सही कर लिए हैं तो 60 प्लस से ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे तो आपके यहाँ पर पूरी सिलेक्शन की होने की संभावना बनी हुई है। उसके बाद जो ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी की क्या रह सकती है फाइनल कट ऑफ वो भी देख लेते हैं। तो ओबीसी के जो पद हैं वो लगभग 6500 के आसपास पद हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अगर आपके 82 प्लस हैं और 140 से ऊपर मार्क्स बन रहे हैं तो आप कंपटीशन में हैं। वहीं ओबीसी महिला सामान्य 2000 के आसपास पद हैं, 78 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर सही है, 130 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप कंपटीशन में हैं। महिला विधवा के केस में 563 पोस्ट हैं, 65 प्लस क्वेश्चंस आपने सही किए, 105 प्लस आपके मार्क्स हैं तो आपकी संभावना है पूरी। महिला परित्यक्ता के केस में 144 सीट्स हैं, 70 प्लस अगर आपके क्वेश्चंस यहाँ पर सही हैं, 115 प्लस यहाँ पर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप कंपटीशन में हैं। इसमें आप प्लस माइनस 3 और 4 आप कर सकते हैं, ये मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बताई है। उसके अलावा कैटेगरी एमबीसी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं या पोस्ट हैं तो सामान्य के गेट में एमबीसी कैटेगरी के अंदर 1715 यहाँ पर सीट्स हैं। उसके अलावा 75 क्वेश्चन सही हैं, 125 मार्क्स प्लस 5 से मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं तो आप कॉम्पिटिशन में बने हैं। उसके बाद महिलाओं के केस में 530 पोस्ट हैं, 70 प्लस क्वेश्चन सही हैं, 118 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल संभावित लिस्ट में आपके आने की संभावना है। उसके अलावा महिला विधवा के केस में 133 हैं, 40 प्लस यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सही किए हैं, 68 यहाँ पर आपके प्लस कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर जाएगी। महिला परित्यक्ता के केस में अगर 16 सीट हैं, 36 प्लस यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटैम्प्ट हैं तो कट ऑफ जो मार्क्स है वो आपके 60 प्लस जाने की संभावना है। उसके अलावा ओबीसी कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन की बात करें तो लगभग 1000 के आसपास सीट हैं। अगर आपके 40 प्लस क्वेश्चन सही हैं और 68 प्लस से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। एमबीसी कैटेगरी एक्स सर्विसमैन में 489 सीट्स हैं, 36 प्लस आपने सही कर दिए हैं और 60 प्लस से ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे तो आपकी भी सिलेक्शन की पूरी संभावना है। वहीं जो स्पोर्ट्समैन पर्सन है उनके 792 पोस्ट हैं। अगर आपने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 40 प्लस अटैम्प्ट कर लिए हैं और 60 प्लस से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आपके भी चयन होने की और रेस में बने होने की पूरी संभावना है। निशक्त जन हैं उनके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 40 प्लस अटैम्प्ट किए हैं और कट ऑफ 60 प्लस मार्क्स से ज़्यादा अगर ले आते हैं तो आप भी एक सेफ़ साइड में हैं। तो ये एक संभावित कट ऑफ है तो इसके अंदर ये मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बताई है। हो सकता है कि इससे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो अगर ऊपर नीचे की बात करें तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 क्वेश्चन आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 2 से 4 क्वेश्चन इसमें कम कर सकते हैं और ज़्यादा जाएगी तो 2 से 4 क्वेश्चन इसमें बढ़ा सकते हैं। बस इतना ही फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा और कोई इतना फ़र्क देखने के लिए मिलेगा नहीं। अब बात कर लेते हैं कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो यहाँ पर बोर्ड अध्यक्ष ने रिज़ल्ट के बारे में जो बताया है वो भी देख लेते हैं। तो उन्होंने बताया है कि 4th क्लास का जो रिज़ल्ट है वो पटवारी भर्ती के बाद और हो सका तो वीडियो के बाद भी देखने को मिल सकता है। तो इन्होंने बताया कि जो रिज़ल्ट है और वो वीडियो और पटवारी के बाद आ सकता है और परीक्षार्थियों की भी यही मांग है कि पटवारी का रिज़ल्ट और वीडियो का रिज़ल्ट पहले आ जाए जिससे कि विद्यार्थी इनमें ज्वाइन कर लें, जो उनको पहले अच्छे मौके मिल रहे हैं उनमें ज्वाइन कर लें और जिससे कि ग्रुप डी की पोस्ट भी खाली ना जाए और अच्छे से वेटिंग लिस्ट निकाल कर ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को उसके अंदर मौका दिया जाए। यह सोचकर सभी अभ्यर्थियों का कहना है और इसके बारे में बोर्ड अध्यक्ष भी का भी यही मानना है कि पहले इन भर्तियों का रिज़ल्ट निकाला जाए, उसके बाद इसका रिज़ल्ट निकाला जाए। और जैसे पुलिस कांस्टेबल है उसका भी उसके
बाद भी डिक्लेयर किया जाए, ऐसा विद्यार्थियों का मानना है। तो अब देखते हैं कि ये कब तक रिज़ल्ट डिक्लेयर होता जाता है। बट भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार उसमें नवंबर बताया गया है कि नवंबर में आ जाएगा, बट नवंबर में आना तो मुझे संभव नहीं लगता है। तो जो भी है, अगर यह बड़ी बड़ी परीक्षाओं के बाद आता है रिज़ल्ट, बड़ी परीक्षाओं में सिलेक्शन लेने के बाद आता है, पटवारी वीडियो के रिज़ल्ट के बाद आता है, तो ये ज़्यादा सही रहेगा, जिससे 4th क्लास में उन अभ्यर्थियों को मौका मिल सके। तो एक जो वैकेंसी होती है उसमें डबल विद्यार्थी अपनी सीट कवर कर लेते हैं, तो ऐसा ना हो। तो ये बाद में आएगा, तो ज़्यादा सीटें 4th क्लास कर्मचारी की भरने के लिए मिलेंगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ज़्यादातर 4th क्लास की जो सीट हैं वो बाद में भी खाली होती जाएंगी। अगर प्रॉपर यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई और प्रॉपर वो नहीं किया गया, क्योंकि हाईली क्वालिफाइड जो विद्यार्थी है उनका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, फिर वो आने वाले टाइम में इन वैकेंसीज से रिज़ाइन भी करते जाएंगे। तो अगर वहाँ पर वेटिंग लिस्ट प्रॉपर जारी कर दी जाएगी तो वेटिंग लिस्ट से विद्यार्थियों को मौका मिलता जाएगा, तो ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। तो वेटिंग लिस्ट अच्छे से इसकी जारी होनी चाहिए, क्योंकि ये तो पूरी तरीके से संभावित है कि जो ज्वाइन करेंगे वो समय के साथ साथ जैसे जैसे उनका अच्छी जगह पर सिलेक्शन होता जाएगा तो वो यहाँ पर ग्रुप डी की पोस्ट को छोड़ते जाएंगे। अगर वेटिंग लिस्ट में विद्यार्थी प्रॉपर होंगे तो उनको वहाँ पर मौका देकर उनको यहाँ पर मौका मिलता जाएगा, तो ये बेरोज़गारों के लिए बहुत एक अच्छी बात होगी। तो साथियों, ये था मेरी तरफ से एक अनुमानित जो कट ऑफ जा सकती है उसका विश्लेषण। इसके लिए आपकी जो भी कोई राय है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं, अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।